नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज एक अहम ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको बेचैन कर देगी, आपके होश उड़ा देगी और आप सोचने पर मजबूर होंगे। क्या आज भी भारत में ऐसे लोग हैं? क्या आज भी ऐसे अधिकारी हैं जिनकी ईमानदारी के आगे सरकार तो सरकार, जज भी अपना दामन छुड़ाते नजर आते हैं? ऐसे ही एक आईएफएस अधिकारी का आज हम जिक्र करेंगे जिसका केस अब तक 16 जजों ने सुनने से इंकार कर दिया है। जी हां, कितने? 16 जज। उनमें कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, बने, चर्चित अधिकारियों में, चर्चित जजों में रहे, लेकिन उन्होंने खुद को इस अधिकारी के केस से अलग कर लिया। अब ये धीरे धीरे संख्या 16 तक पहुंच चुकी है। आखिर क्यों किया 16 जजों ने अपने को अलग? एक ईमानदार अधिकारी से ऐसा क्यों इतना डर? कई सवाल हैं जो इस गुत्थी को इतना मजबूत करते नजर आ रहे हैं कि अगर आपके दिल में ईमानदारी का जज्बा हो और खुद में इतनी ताकत हो लड़ने की, भिड़ने की, तो फिर आप कुछ भी बदल सकते हैं। उम्र भी ज्यादा नहीं है, युवा है और अभी नौकरी के कई वर्ष बचे हुए हैं और उसने सभी अधिकारी जहां जहां तैनात रहे उन राज्यों की सरकार सबके नाक में नकेल डाल दी। ऐसे अधिकारी की आज हम चर्चा करेंगे और इस तरीके की खबरें सब जगह आपको नहीं मिलेंगी। ऐसी खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, हमें फॉलो करें और हो सके तो सदस्यता भी लेते रहिए। ये बेखौफ खबरें आपको सब जगह नहीं मिलेंगी क्योंकि यहां तो अपने हिसाब से लोग खबरें प्रस्तुत करते हैं। दरअसल ये मामला उत्तराखंड कैडर के एक आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का है, जिनके मामलों की सुनवाई से लगातार न्यायाधीश खुद को अलग होते दिखते हैं। ऐसी ही श्रृंखला में अब 16वें न्यायाधीश ने भी स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस आलोक वर्मा ने चतुर्वेदी द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है। यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण अधिकरण यानी कैट के सदस्यों रजिस्ट्री के खिलाफ जानबूझकर नैनीताल उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना के ऊपर दायर की गई है। सवाल यह है कि आखिर चतुर्वेदी को न्याय कहां और कैसे मिलेगा? देश के न्यायिक इतिहास में बना रिकॉर्ड, यह मामला देश के न्यायिक इतिहास में रिकॉर्ड बन चुका है क्योंकि अब तक किसी एक व्यक्ति के मामलों में इतने न्यायाधीशों ने स्वयं को कभी अलग नहीं किया है। सिर्फ 12 दिन पहले, यानी अब से लगभग 2 माह पहले, नैनीताल उच्च न्यायालय के जस्टिस रविंद्र मैथानी ने भी चतुर्वेदी के एक मामले की सुनवाई से अलग करते हुए आदेश दिया था। इस प्रकरण को ऐसे अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसका मैं सदस्य न हूं। अब देखिए, ईमानदारी का डर देखिए, कैसे लोग बिलबिलाते हैं, कैसे सुनवाई से एक एक कर हटते चले जाते हैं। बता दें कि इन चारों न्यायाधीशों में से किसी ने भी अपने रिक्यूजल आदेश में कोई कारण नहीं बताया कि हम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। जस्टिस आलोक वर्मा का अचानक सुनवाई से अलग होना विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वे 29 अगस्त तक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में चतुर्वेदी के मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनके इस कदम से न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में जिज्ञासा और चर्चा को जन्म दे दिया है क्योंकि इससे पहले भी कई न्यायाधीश बिना कारण बताए इस प्रकरण से खुद को सुनवाई से अलग कर चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौन है वो ईमानदार अधिकारी जो इस मामले में पूरी तरीका से सरकार को घेरते चले आ रहे हैं। आपके समक्ष मेरे पीछे ये तस्वीर है संजीव चतुर्वेदी की। दरअसल संजीव चतुर्वेदी
2 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के गौरी बाजार इलाके के वलियावा गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी चीफ विजिलेंस के पद पर तैनात रह चुके हैं। उस समय जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इन्हें तत्काल इनके पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को लिख दिया था, क्योंकि इन्होंने कई जांचें वहां शुरू करा दी थी जिससे पूरे एम्स में हड़कंप मचा हुआ था। धीरे धीरे यह मामला और बढ़ा। इन्हें एम्स के खेमका के रूप में भी माना जाता है। एक ईमानदार अधिकारी हुआ करते थे हरियाणा में, खेमका, उनके नाम से भी जाना जाता है। दरअसल संजीव चतुर्वेदी अपने ईमानदारी के कारण खासे चर्चित रहे हैं। इनके चलते सरकारों भ्रष्टाचारियों के ये निशाने पर भी रहे हैं। अपनी शुरुआती के तैनाती के दौरान संजीव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वन मंडल अधिकारी थे। इस समय सरस्वती वन जीव अभ्यारण्य में हिरण की दुर्लभ प्रजाति का शिकार, वन की अवैध कटाई का धंधा जोरों पर था, जिसमें कई बड़े ठेकेदार और बड़े लोग शामिल थे। लेकिन इस युवा अधिकारी ने इस अवैध काम पर लगाम लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए मशहूर इस अधिकारी का तबादला कुरुक्षेत्र से फतेहाबाद कर दिया गया। संजीव ने फतेहाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा और 2007 में भ्रष्ट अफसरों सरकार के लिए परेशानी बन चुके इस अधिकारी को बिना कारण बताए निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश के खिलाफ संजीव ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। सरकार ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा और 2008 में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक अनोखा मामला है कि राष्ट्रपति ने निलंबन रद्द किया हो। लेकिन 6 महीने तक उन्हें तैनाती नहीं दी गई। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने उन्हें झज्जर जनपद में तैनात किया। 2012 में वे एम्स के सीबीओ बनाए गए। पिछले 5 साल की नौकरी में संजीव का यह 12वां ट्रांसफर था। उनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा झूठे केस, मुकदमे भी दर्ज कराए जा चुके थे। यही वजह थी कि वे काम ईमानदारी से के चलते हरियाणा कैडर से होने के बावजूद हरियाणा सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। धीरे धीरे इस अधिकारी ने अपना उत्तराखंड में अपना वर्चस्व बनाया। उत्तराखंड पहुंचे, उसके बाद इनका मामला उलझता चला गया और ये इनका जो केस चल रहा है इसमें 16वां न्यायाधीश स्वयं को अलग कर चुके हैं। अब तक संजीव चतुर्वेदी की मामलों की सुनवाई से कुल 16 न्यायाधीश स्वयं को अलग कर चुके हैं, जिनमें 2 सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस यूयू ललित, 4 बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2 निचली अदालतों के न्यायाधीश तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 8 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 1 कैट के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल 2025 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा कुशवाहा ने कहा कि संजीव चतुर्वेदी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायाधीश मनीष गर्ग के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। इसका कारण उन्होंने केट के ही एक अन्य न्यायाधीश डीएस महाराज से अपने पुराने पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया था। फरवरी 2025 में कैट की एक खंडपीठ, जिसमें हरविंदर ओबराय और बी आनंद शामिल थे, ने बिना किसी कारण का उल्लेख किए स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इस क्रम में उन्होंने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भविष्य में चतुर्वेदी के मामले में उनके समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए। यह पीठ उस समय चतुर्वेदी के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा खराब किए जाने संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जब संजीव चतुर्वेदी ने एम्स में दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते भ्रष्टाचार के कई मामले खोल कर रख दिए थे। इससे पहले वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा संजीव चतुर्वेदी के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को खराब किए जाने से संबंधित मामला केवल कैट की नैनीताल बेंच में ही सुना जाएगा, न कि दिल्ली की बेंच में, जैसा केंद्र सरकार चाह रही थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय केंद्र सरकार के रवैये को प्रथम दृष्टया प्रतिशोधात्मक बताते हुए केंद्र सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया था।
इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। वर्ष 2021 में उत्तराखंड न्यायालय ने चतुर्वेदी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित एक अन्य मामले में, जिसमें उन्होंने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री से जुड़ी अनियमितताओं को भी उजागर किया था, पर अपने पूर्व रुख को दोहराया। इस निर्णय को केंद्र सरकार ने पुनः सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई भी सुनवाई से अब तक इनकार कर चुके हैं। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। इस मामले में चतुर्वेदी ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्य के अन्य वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही अपने ऊपर किए गए उत्पीड़न का उल्लेख भी किया गया था। बाद में अगस्त 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश यू ललित ने भी इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। ये दोनों लोग बाद में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। न्यायाधीश ने स्वयं को उस मानहानि मामले की अदालत से अलग कर लिया, जिससे उस समय के हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव विनीत चौधरी द्वारा चतुर्वेदी के खिलाफ दायर किया गया था। यह मानहानि मामला उस समय दायर किया गया जब चतुर्वेदी ने सीबीओ एम्स के रूप में अपनी जांच में पाए गए विनीत चौधरी के वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की स्थिति रिपोर्ट हिमाचल सरकार को भेज दी थी। अब इतने अधिकारी, इतने जज इनका मामला सुनने से इंकार कर चुके हैं। तो आखिर इस वर्ष जनवरी में भी एक अन्य अधिकरण कैट के न्यायाधीश जस्टिस राजीव जोशी ने भी चतुर्वेदी के केंद्र सरकार में लोकपाल में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। आखिर क्यों? दरअसल जब ये एम्स के सीबीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे तो सरकार चाह रही थी कि इन्हें इस पद से हटा दिया जाए। तो जब इनकी जांच कराई तो तत्कालीन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि इनकी नियुक्ति की इजाजत नहीं ली गई है और 20 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आदेश के बाद उन्हें तत्काल पद छोड़ने को कहा गया। लेकिन सवाल यह है, अगर उनकी नियुक्ति की इजाजत नहीं थी तो वे 2 साल तक इस पद पर कैसे बने रहे? वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर कैसे बने रहे? संजीव की दिल्ली की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नियुक्ति 2012 में हुई थी। फिर अचानक सरकार को क्यों याद आया कि संजीव तो इस पद के योग्य नहीं है, या फिर कोई इसके पीछे अन्य राजनीतिक पैच था? संजीव कई बार हटाए जा चुके हैं, कई बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो अपनी ईमानदारी के हर मसले पर खरे उतरते रहे और आज भी उतर रहे हैं। 16 जजों ने जब केस सुनने से इंकार कर दिया है तो कोई तो कारण रहा होगा। इस मामले में एक इतिहास बन चुका है न्यायालय में कि इतने जज किसी एक व्यक्ति के मामले में खुद को अलग कर रहे हैं। फिलहाल हमने आपको ये स्टोरी बताई और इस स्टोरी में हमने कई चीजें तथ्य बताई कि एम्स में क्या हुआ। एम्स में जब वो सीबीओ रहे चीफ विजिलेंस ऑफिसर तो उस समय उन्होंने एम्स में कितनी जांचें कराई होंगी जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को दिक्कत हुई और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिक्कत हुई। कितनी जांचें चल रही हैं, आखिर कितने लोग उनके खिलाफ पड़े हुए हैं, ये सोचकर आप विचार कीजिए और बताइए क्या इस देश में ईमानदारी से काम करना गुनाह हो गया है? आपने फिलहाल देखा एक उत्तर प्रदेश के भी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, उन्हें भी जेल भेजा गया। गुजरात में भी एक आईएएस अधिकारी संजीव शर्मा, उन्हें जेल भेजा गया। हालांकि ईमानदारी के तमगे कुछ ही होते हैं जो जिद पर अपने अड़े रहते हैं और वो अंत समय तक अपनी लड़ाई ईमानदारी की लड़ते रहते हैं और अपनी मशाल जलाते रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमें जरूर बताएं। क्या ईमानदारी से काम करना कोई गुनाह है, कोई पाप है? हमें जरूर कमेंट में लिख के भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।